Students, after banking transactions, now next entries are on the board. Let's continue with the new entries, and that is your first one is goods given as charity or donated. Let me tell you first, generally from the starting onwards, what we had studied is purchase is basically our debit, because debit what comes in and credit what goes out. So accordingly परचेज जब अपन करते हैं सो वो हमारे पास सामान आता है, सो वी कैन पुट इट एज अ डेबिट अकाउंट. बट हियर आर द 4 केसेस इन आवर जर्नल एंट्रीज, सम स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज वेयर परचेज आर गोइंग टू बी अ क्रेडिट because of reduces in your assets or your in a purchase section. So that's why it is taken as purchase a credit account. So let's look at that 4 particular transactions. So first transaction is your goods given as charity or donated. आपके पास गुड्स रखे हुए थे, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ स्टॉक गुड्स, एंड व्हाट यू हैड डन इज यू हैड डोनेटेड और गिवन योर गुड्स एज अ चैरिटी. सो योर एंट्री विल बी charity/donation account debit to purchase account. एक तरीके से वो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया. ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी नहीं बोल सकते आप, इसको क्या बोल सकते हैं कि आपका जो गुड्स था उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. अगर आपके पास गुड्स आता है सो व्हाट यू विल डू, यू कैन पुट परचेज एज अ डेबिट. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग कि आपका जो सामान था, आपका जो परचेज गुड्स थे उसको आपने फ्री सैंपल में बांट दिए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है. सो इस वजह से चैरिटी और डोनेशन जो होता है वो आपका डेबिट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल. आपने गुड्स फिर से अपने गुड्स को जो है फ्री सैंपल में बांट दिए, तो फ्री सैंपल में बांटा तो फिर से आपने जो गुड्स परचेज किए थे वो गुड्स को आपने फिर से वापस दे दिया, जिस तरीके से यहाँ पे चैरिटी डोनेशन में दिया था. तो यहाँ पर भी आपका परचेज क्या हो जाएगा, आपकी क्रेडिट हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल वो आपके लिए क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है. ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर. आपके घर में मकान में, दुकान में, आपके फैक्ट्री में, बिजनेस में आग लग गई है और आपका जो गुड्स था उसमें नुकसान हो गया, या फिर आपका सामान चोरी हो गया, यानी कि आपका जो परचेज किया हुआ जो आपका गुड्स था उसमें रिडक्शन हो गई. हमने अकाउंटिंग एंट्रीज में पढ़ा है कि जब हमारे गुड्स रिड्यूस हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते थे, डिडक्ट करते थे. ठीक है, सो गोल्डन रूल्स के कंसेप्ट के हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो गुड्स आ रहा था तो हमने इसको डेबिट किया था, लेकिन गुड्स अब यहाँ पे जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लॉस हो रहा है एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट/फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. फाइन. एंड नेक्स्ट इज योर ड्राइंग. सो लेट मी टेल यू ड्राइंग क्या होता है. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूं कि ड्राइंग जो होता है एक प्रकार से प्रोप्राइटर जो होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान को यूज़ करता है. सो दैट टर्म इज़ नोन एज अ ड्राइंग. फाइन. कि सपोज़ मेरे ऑफिस में चेयर्स रखे हुए हैं, उस चेयर को मैंने उठाकर अपने घर में लेके आ गई क्योंकि मुझे उसको पर्सनल यूज़ करना है. सो दैट पार्ट इज सेड टू बी अ ड्राइंग पार्ट. ठीक है, जो जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान को यूज़ करता है, कंपनी की चीज़ों को, सो वो आपके लिए ड्राइंग कहलाती है. तो ड्राइंग में भी आपके 2 हैं, ड्राइंग इन कैश एंड ड्राइंग ऑफ गुड्स. सो जब अपन ड्राइंग कैश में करते कि मैंने अपने कंपनी के अकाउंट से 5,000 रुपये निकाले अपने बच्चे के स्कूल फीस को भरने के लिए, तो बच्चे का स्कूल फीस तो मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. सो इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जो हो रहा है आपका कम हो रहा है. नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ गुड्स. अगर गुड्स यानी कि गुड्स आपका कम कर रहे हैं, आपने
सामान जो था आपकी, सपोज़ नैपकिन की फैक्ट्री है, आपने नैपकिन उठा करके अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेके चले गए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी परचेज तो कम हुई, गुड्स तो कम हो ही गई, साथ में आपने पर्सनल यूज़ भी किया। तो पर्सनल यूज़ में हमेशा ड्राइंग जो रहता है आपके लिए डेबिट हो जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग आपका डेबिट होता है, याद रखिएगा ड्राइंग हमेशा हमारे लिए डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एंट्रीज, जैसे कि हमारा यहाँ पर चोरी हो गया, आग लग गया, इस टाइप की सिचुएशंस के लिए हमने बिजनेस स्टडीज़ में, बिजनेस सर्विसेज में पढ़ा है कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं। अभी हमारा करंटली बिजनेस स्टडीज़ में वही टॉपिक चल रहा है कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, शिप इंश्योरेंस, इस तरीके से रहता है आपका, है ना। सो जैसे कि किसी भी कंपनी फैक्ट्री वाले होते हैं तो वो लोग अपने बिजनेस के लिए तो इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, और मान लो आपकी चोरी हो गई या आग लग गया, तो आप क्या करोगे? तुरंत इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करोगे। तो उसमें भी आपके 3 सिचुएशंस हैं। सो लेट्स लुक एट द 3 सिचुएशंस ऑफ दैट क्लेम। If the goods were insured and insurance company claim of loss, goods lost, अगर आपने क्लेम किया है, ठीक है, आपकी गुड्स इंश्योर्ड थी, जो जली है या चोरी हो गई है, और इंश्योरेंस कंपनी में आपने क्लेम किया, और वो क्लेम जब आपका लॉस को कवर कर देती है तो उसकी एंट्री बनती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। लॉस बाय थेफ्ट और फायर हमारे लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है जो कि हम यहाँ पर डेबिट करते थे, लेकिन अगर वो लॉस आपका कवर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा, जस्ट उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेबिट हो गई क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं, है ना, उनका पैसा कम हो रहा है, और लॉस बाय थेफ्ट और फायर आपकी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसिव्ड, मान लो आपने 50,000 का क्लेम किया था और पूरा का पूरा 50,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपके लिए इशू कर दिया, है ना, आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। सो उस समय आपके पास क्या होंगे? मनी आएगा, पैसा आएगा, और इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे उसको। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा जब आपका क्लेम पूरा का पूरा आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एक एंट्री है, थर्ड हमारी सिचुएशन है कि जब आपको फुल क्लेम नहीं मिलता, इट मीन्स कि आपने 50,000 का क्लेम किया था बट कंपनी ने आपकी सिर्फ 30,000 की क्लेम जो है वो एक्सेप्ट की है, बाकी 20,000 आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। ठीक है, सो आपकी एंट्री फिर क्या बनेगी? बैंक में आपकी एंट्री बनेगी कितनी? जितनी आपको रिसीव हुई है। तो बैंक में मेरा 30,000 रिसीव हुआ था तो मैं 30,000 लिखूंगी। मेरे को लॉस कितने का हो गया? 20,000 का हो गया, और टोटल क्लेम मैंने कितने की मांगी थी? 50,000 की मांगी थी, यानी कि टोटल 50,000 मैंने इंश्योरेंस कंपनी से मांगा, इसलिए 50 इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा। कितना मिल गया? जो मिल गया वो बैंक में जाता है, तो 30,000 बैंक में हो जाएगी। और लॉस बाय थेफ्ट और फायर जो मुझे नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो है मेरा 20,000 रुपीज़। सो दिस आर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स। और होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड प्लीज़ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड प्लीज़ नोट डाउन ऑल दी particular things whatever I am writing in the board. Please note down the following points. I want each and every one copy, so please note down this one. Students, let's start with the back exercise question, and below I am going to solve the question number 5 of that question, page number 8.50. Take out your book, look at the question number 5 where we have to make an entry of bad debts and bad debts recovered. So in the last class we already studied about the bad debt and bad debt recovered, and even we solved one question. So here I solved another question of that question 5. So look at the first point. First is Mohan is declared insolvent, received rupees 5,000, received first and final dividend from his official receiver rupees 50 paisa in a rupee against a debt of rupees 5,000. So क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मोहन जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और उससे फाइनली उसका
पैसा 50 पैसा जो है रुपी में उसको मिला है ना, अगेंस्ट द डेप्ट ऑफ रुपीज़ 5000, यानी कि मोहन ने सामने वाले को मोहन को पैसा दिया गया था 5000 रुपये डेप्ट के रूप में, लेकिन मोहन जो है इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है और उसके पास फाइनल जो है 50 पैसा इन अ रुपी बस जो है रिसीव हो पाया है। ठीक है, तो 50 पैसा इन अ रुपी के लिए अब हमारी जो जर्नल एंट्री है जिसमें हमें पैसे रिसीव होते हैं, है ना, जिसमें कि हमें पार्ट पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे डेटर्स कौन है, हमारा मोहन है। सो कैश अकाउंट डेबिट में क्या हो जाएगा, 5000 का 0.5 मैंने लिया है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि 50 पैसा इन अ रुपी रिसीव हुआ है, तो 50 पैसा ही मैंने ले लिया है। आप चाहो तो उसको वहाँ पर 50 पैसे को कन्वर्ट करके भी अमाउंट को ले सकते हो। ठीक है, तो 5000 इंटू 0.50 लिया तो उसका आ जाएगा 2500, यानी कि 5000 में से सिर्फ 2500 रुपीज़ जो है हमें उससे कैश में रिसीव्ड हुआ है। तो 2500 रिसीव हुआ है, इस मीन्स बाकी जो बचे 2500 वो हमारा लॉस हो गया, इसीलिए उसको हम लोग बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे और मोहन में हम 5000 जो है क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि टोटल मोहन का पैसा था 5000, जिसमें से 2500 रिसीव हुआ है एंड 2500 रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट ई रिकवरेबल। 8000 रुपये रमेश के पास थे जो कि ई रिकवरेबल है, वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो पैसा हमारा डूब गया। तो जब हमारा पूरा पैसा डूब जाता है, रिकवर नहीं होने वाला होता है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। सो हियर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश बिकॉज रमेश इज अवर डेटर्स एंड टोटल अमाउंट इज 8000. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज April 3. Shyam, who owed rupees 15,000 become insolvent and 50% is received from his estate. यानी कि श्याम जो था उसने 50,000 रुपीज़ लिया था और उसके पूरे स्टेट से यानी कि पूरे ज़मीन जायदाद से लेने के बाद में सिर्फ 50% रिसीव हुआ है, यानी उसने 15,000 रुपये लिया था, 15,000 का सिर्फ 50% मिल पाया है। सो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा आपका 7,500. सो हियर आई हैड रिटन 7,500. बैड डेब्ट कितने का होगा 7,500 का, टोटल अमाउंट आपकी 50,000 श्याम में आपकी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका April 4. रिसीव्ड रुपीज़ 10,000 इन अ कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 10,000 रुपये लास्ट ईयर बैड डेब्ट रिटर्न हो गया था सोहन की तरफ से, वो अचानक से कैश जो है हमें रिसीव हो गया है। तो हमें कैश रिसीव हो गया है, तो जब हमारे अचानक से बैड डेब्ट रिकवर हो जाता है तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट. सो हियर इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट एंड उसकी अमाउंट कितनी थी 10,000. सो आई एम रिटर्न हियर 10,000 रुपी. So I hope you all get understand the question. Please note down the question, then I will move to the next one. So students, I hope you all had note down your last question, which is question number 5, which is about the bad debt and bad debt recovered. And now next question is about the banking transaction, which is question number 6. So let's read the question. Pass necessary journal entries for the following transactions. Year 2020 and our first transaction is April 1. First entry is deposited in bank, कि हमने क्या किया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट किया यानी कि बैंक आपका क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। सो सबसे पहले April 1 की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए हम कैश हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंड अमाउंट इज अवर 30,000. सो वी कैन राइट 30,000 एज द अमाउंट. स्टूडेंट्स, आई एम नॉट राइटिंग योर narration, but you have to write a narration in each transactions in your copy. Fine. Now next point is April 3.
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया। पहली एंट्री में हमने क्या किया था, कैश को डिपॉजिट, बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहे थे तो बैंक में डेबिट हो गया था क्योंकि बैंक का पैसा बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो जस्ट इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी जिसमें कैश हमारे पास आ रहा है, इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितने का है, 10,000 रुपीज का। सबसे 1 तारीख को हमने 30,000 बैंक में डिपॉजिट किया और 3 तारीख को हमने 10,000 उसमें से पैसे को निकाल लिया। नेक्स्ट एंट्री इज योर वेजेस पेड बाय चेक अप्रैल 7। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन अप्रैल 7 को वेजेस को हम पे कर रहे हैं चेक के थ्रू 7,000 में, तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट होगी आपकी 7,000 की। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो वेजेस हमारे लिए एक एक्सपेंसेस था तो इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया और बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। दोनों का नेचर अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 10 क्या बोल रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500, डिस्काउंट अलाउड 500, चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। मतलब चेक रिसीव हो रहा है 8,500 का, हमने उसको डिस्काउंट दिया है 500 का, यानी कि टोटल चेक कितने का रहा होगा, 9,000 का। 9,000 में से 500 हमने इसको डिस्काउंट दिया तो हमारे पास कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, 8,500, जो कि हमने बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया। तो लेट्स टेक द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, दिस इज अप्रैल 10 एंड अवर पॉइंट इज चेक रिसीव फ्रॉम दीवान। तो चेक रिसीव हो रहा है तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा हमें डिस्काउंट मिल रहा है इसीलिए डिस्काउंट अपन अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दीवान। किससे हो रहा है, दीवान से हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर टू दीवान अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा बैंक का कितना पैसा जाएगा, 8,500 का जाएगा, डिस्काउंट है हमारा 500 का, यानी कि टोटल अमाउंट कितने की थी हमारी, 9,000 की थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपना अप्रैल 12। अप्रैल 12 में क्या मेंशन किया है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड टेलीफोन बिल। बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि जो फोन का बिल है वो बैंक के थ्रू ही डिडक्ट होगा। सो ये बैंक टेलीफोन बिल जो हमारे लिए एक्सपेंसेस है जिसे हम पे कर रहे हैं, सो एंट्री क्या बनेगी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन जो है बैंक से हो रही है इसलिए यहाँ पर बैंक लिखेंगे। अगर बैंक वर्ड नहीं होता वहां पर तो फिर हम वहां पर जो है कैश को मेंशन करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक का पॉइंट्स है, अप्रैल 12 तक का पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि मैं क्वेश्चंस में नरेशंस नहीं लिख रही हूँ, बट यू ऑल हैव टू राइट नरेशंस इन योर कॉपी इन ईच ट्रांजेक्शंस। Fine. I hope you all know very well that how you can write a narrations in every journal entry. Fine. Now we have completed till April 12. Now our next one is April 14. Diwan's check returned by the bank as dishonored. अब दीवान ने क्या किया था, अप्रैल 10 को चेक को डिपॉजिट किया था बैंक में। अब अप्रैल 14 को दीवान का वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो जब हमने 7 तारीख को जब हमने 10 तारीख को बैंक में डिपॉजिट किया था तो हमारी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीवान अकाउंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो भाई अब डिसऑनर हो गया तो जस्ट उसकी क्या हो जाती है, ऑपोजिट एंट्री हो जाती है। यहाँ पे जब डिपॉजिट किया था तो बैंक हमारा डेबिट था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा, दीवान आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो एंट्री विल बी ऑफ डेट अप्रैल 14 एंड दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज अ डिसऑनर्ड। और अमाउंट भी हमारे कितने का चेक था, 8,500 रुपए का चेक था। सो एंट्री करेंगे अपन दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड
एंड अमाउंट इज योर 8,500, क्योंकि 500 का वहां पर आपको क्या हुआ था, डिस्काउंट मिला था, इसलिए हम लोग एंट्री जो है 8,500 की करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग check has been dishonored. Now April 16 चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अपने चार्जेस को डिडक्ट किया। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जो बैंक अपने लिए डिडक्ट करती है, तो वो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस हो जाता है, इसलिए उसकी एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि किसके द्वारा काटा जा रहा है, वो बैंक के द्वारा काटा जा रहा है, इसलिए अपन टू बैंक करेंगे और इसका अमाउंट है आपका 400 और यहाँ पर 400, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 17 गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है डिपॉजिट वगैरह करने की, वो बैंक के द्वारा डिपॉजिट की गई है, यानी गुड्स को सेल किया, फिर जो भी पैसे आए उसको हमने जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि सेल्स किया गया है, कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, उसके बाद अमाउंट उसकी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट उसकी जनरल एंट्री बनेगी और अमाउंट कितना उसका 8,000 रुपीज। सो नाउ अप्रैल 17 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि जो पैसा सेल करके हमें आया था हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, और सेल्स जो होती है हमारे लिए वो क्रेडिट हो जाती है, तो टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है हमारा 8,000 का, इसलिए हम यहाँ पर 8,000 अमाउंट की एंट्री करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर अप्रैल 19 में लिखा है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने टेलीफोन बिल का इंस्ट्रक्शन दिया था बैंक को, उसी प्रकार से इंश्योरेंस प्रीमियम का भी हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था, इसलिए बैंक क्या कर रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी तो आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस हो जाएगा, सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उसे बैंक के द्वारा जो है पेमेंट कर रहे हैं। कितने की एंट्री है उसकी, 1800 की एंट्री है, सो 1800 हम उसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज अप्रैल 25। अप्रैल 25 का क्या ट्रांजेक्शन कह रहा है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है 2500 का, यानी कि बैंक डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक जो है रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड कलेक्टेड अकाउंट। कितने का डिविडेंड रिसीव हुआ है बैंक को, 2500 का डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पर अमाउंट की एंट्री जो है 2500 रुपीज करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी एंट्री में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगी। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द पेज नंबर 8.50। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। So students, I hope you all had note down your last question number 6. Now we are going to start our next question, which is question number 7. Pass the necessary journal entries for the following transactions. 2020 session, April 1 डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, यानी कि हम बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं ताकि हम एक अकाउंट को ओपन कर सके। सो उसकी डेट है आपकी अप्रैल 1 और बैंक में अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में हम क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमारी अमाउंट कितने हम डिपॉजिट कर रहे हैं, 10,000। फाइन। नेक्स्ट इज योर अप्रैल 2। अगेन अप्रैल 2 को हम क्या कर रहे हैं, बैंक से 5,000 रुपीज़ का विड्रॉल कर रहे हैं। सो अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन आएगी और विड्रॉल कर रहे हैं तो जस्ट इसी का ऑपोजिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो हमारे पास कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को गोल्डन रूल्स बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से किस चीज़ को डेबिट और किस चीज़ को क्रेडिट किया जाता है। नेचर के हिसाब से, आइटम के नेचर के हिसाब से हम उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। सो अगर किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, सो प्लीज़ आप लोग गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए, गोल्डन रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, April 5, receive a check from Ramesh to whom goods were sold for rupees 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment. आपको एक चेक रिसीव हो रहा है रमेश से, जिसको आपने गुड्स सोल्ड किया था पिछले साल 12,000 रुपये का, और साथ ही अब आपको वो 12,000 का पेमेंट कर रहा है, तो हम उसे 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं कि टोटल कितना था आपका 12,000 का 1% कितना हो जाएगा 120 रुपीज़, है ना। यानी कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक हमको मिल रहा है हाथ में। सो April 3, चेक इन हैंड account debit, discount account debit, discount account debit to bank account। आपका टोटल जो वो था, क्या बोलते हैं, पेमेंट था, कितने की थी, 12,000 की आपकी टोटल पेमेंट थी, जिसमें से 1% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि 12,000 का जब अपन 1% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 120, यानी कि 12,000 में से 120 रुपीज़ आप कम दे रहे हैं, यानी कि कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, 1,880 रुपीज़। सो दिस विल बी योर द ट्रांजेक्शन कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आता हाथ में चेक दे रहे हो, उसमें से आपको 1% का डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। सो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, इसीलिए डिस्काउंट आपकी डेबिट हो जाएगी, और बैंक के द्वारा पेमेंट है, इसीलिए 12,000 रुपये आपकी टोटल अमाउंट जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है अब हमारा April 5 के बाद April 7, रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो उसके हाथ में चेक था, वो चेक जो उसे हाथ में दिया गया था, वो उसे बैंक में जा कर के डिपॉजिट कर रहा है, इसीलिए April 7 की आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, और आपका अमाउंट कितने का होगा, बैंक यस, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, और अमाउंट आपका कितने होगा 11,880, क्योंकि आपका उतने का ही चेक था, इसलिए 11,880 का चेक आपका अमाउंट वहाँ पर जा कर के डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, April 7 में। उसके बाद April 7 के बाद हमारा ट्रांजैक्शन है April 9 का। ठीक है, सो April 9 में क्या लिखा हुआ है कि रमेश चेक डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस ₹20, यानी कि आपने चेक जो डिपॉजिट किया बैंक में, जस्ट ऊपर जो आपकी चेक थी, वो चेक जो हो गई आपकी डिसऑनर। अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया है तो उसके लिए क्या होता है, बैंक चार्जेस इंक्लूड होती है, जो कि इसमें लिखा हुआ है 20 रुपीज़ का। यानी कि टोटल आपका चेक 12,000 का अगर रहा होगा तो आपको 20 रुपीज़ एडिशनल लग गई होगी, जो कि हो जाएगा आपका 12,020 रुपीज़। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट, पहले तो डेट लिख लेते हैं, डेट है आपका April 9, उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रमेश को चेक वापस मिल रहा है, इसलिए हम रमेश अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस टू बैंक, एंड आपकी अमाउंट की एंट्री किस तरीके से होगी,
यहाँ पर आपका आ जाएगा 12,020 रुपीज़, क्योंकि 20 रुपीज़ आपके बैंक चार्जेस हो रहे हैं। यहाँ पर 20 रुपये का बैंक चार्जेस है और आपका चेक कितने का था, आपका 12,000 रुपये का यहाँ पर चेक था। ठीक है, सो रमेश में टोटल आ जाएगा 12,020 रुपीज़, बैंक चार्जेस में आपका 20 रुपये लग जाएगा और बैंक अकाउंट में आपकी टोटल अमाउंट जो हो जाएगी वो 12,000 की हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री बनती है अप्रैल 20 की। सो अप्रैल 20 में क्या लिखा हुआ है आपका, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। अब क्या हुआ कि रमेश पहले चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, चेक डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, उसका चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बाद उसमें क्या हुआ था, उसका 20 रुपये एक्स्ट्रा बैंक के चार्जेस लग गए थे। अब बैंक चार्जेस लगने के बाद अब उसने अपने अकाउंट का जो चेक है उसको वापस से सेटल करने की कोशिश की बैंक के द्वारा, जिसमें उसको 60 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको इंक्लूड करके पेमेंट करना पड़ा। यानी कि उसका अभी तक का कितना बन रहा था 12,020, उसमें 60 रुपये का और इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 12,080 रुपीज़। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं। हमारा डेट है अप्रैल 20 का, अप्रैल 20, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट टू इंटरेस्ट। ठीक है, सो पहले आपके रमेश की यहाँ पर कितने की चेक थी, आपकी 12,020 रुपये की थी, तो हम पहले 12,020 रुपये लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 60 रुपये का पे करना पड़ रहा है। सो टोटल आपकी कितनी बन जाएगी 12,080 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 21, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। राजा जो है अपने बैंक में कैश को डिपॉजिट कर रहा है। सो अप्रैल 21 राजा डिपॉजिट करना अपने बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट। कितने का चेक है उसका जो डिपॉजिट कर रहा है, 8,000 का चेक है, तो 8,000 रुपीज़ आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद है आपका अप्रैल 23, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड। बैंक ड्राफ्ट जो है इशू किया जा रहा है मिस लाल एंड सन्स, और उसमें उसके बैंक चार्जेस ऐड हो रहे हैं 700 रुपीज़। सो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अप्रैल 21 के बाद अप्रैल 23 की एंट्री है मिस लाल एंड सन्स, क्योंकि इनको रिसीव हो रहा है लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस हो रहा है, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाता है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो कितने का था, एक है उसका 5,000 का अमाउंट है, उसमें बैंक चार्जेस 700 रुपये लग रहे हैं, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 5,700 रुपीज़ का टोटल अमाउंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अप्रैल 23 तक नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अप्रैल 28 की एंट्री जो है हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वहाँ अप्रैल 23 तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांजैक्शन अप्रैल 28 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 ड्यू 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹3,800। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था हमारा 4,000 का, वो जो है हमारे बैंक से हमको डिस्काउंट अवेलेबल हुआ है और उसकी जो अमाउंट अब हो गई है 3,800 रुपीज़ की अमाउंट हो गई है। सो अब हमारा अप्रैल 28 की एंट्री करते हैं। ठीक है, सो आपको बैंक से डिस्काउंट मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट। ये मैंने अमाउंट को रब नहीं किया था, सो अमाउंट की एंट्री कितनी बनेगी,
बैंक में अब हो रहा है 3800 का, क्योंकि इतना पेमेंट करना है। हमें 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है और टोटल हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो हमारा 4000 रुपीज़ का बिल ऑफ एक्सचेंज था। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज April 30 एंड व्हाट इट इज सेइंग दैट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक से आपका बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है, तो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने का होगा आपका बैंक चार्जेस? 400 रुपीज़ की आपकी बैंक चार्जेस है जो आपके बैंक से डिडक्ट हो रही है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन इज योर April 30 अगेन एंड द ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड फॉर ₹7000। हमने गुड्स बेचा है 7000 रुपये का, जिसमें से हाफ को हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, यानी कि हाफ उसका कैश से हो रहा है पेमेंट, हाफ उसका बैंक से हो रहा है पेमेंट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टोटल आपका एंट्री कितने की है अमाउंट की? 7000 की है। तो 7000 का अगर अपन हाफ अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो हाफ हम बैंक से करेंगे, नहीं 3500 का हो जाएगा एंड टोटल आपकी अमाउंट बन जाएगी यहाँ पर सेल्स में 7000 रुपीज़ की। So students, I hope you all had note down these questions and please note down the question and write the narration compulsory in your copy and show these notes by today 5 PM onwards. I hope students you all had note down the last question number 7. Now it's time to the next question which is relating transactions relating to goods. So हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज के बारे में मैंने स्टार्ट किया था, लाइक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। तो इस तरीके की कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हमने अभी पढ़ी थी और जिसमें ये भी पढ़ा था कि ऐसे 4 केसेस होते हैं जिसमें आपका परचेज जो होता है क्रेडिट हो जाता है और जनरली आपकी परचेज जो होती है डेबिट होती है। आपकी क्रेडिट क्यों हो जाती है परचेज? क्योंकि हमारे जो गुड्स रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इस वजह से हम परचेज को वहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8 एंड व्हाट इट इज कि year 2020 and April 1, what is written here is goods withdrawn by owner of 1000 फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स को ओनर ने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सो इसके लिए भी हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी कि अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए अपना बिजनेस का सामान यूज़ करता है सो वो हमारे लिए ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, 2 तरीके की चीज़ होती है, एक कैश विड्रॉ करना होता है और एक गुड्स विड्रॉ करना होता है। तो गुड्स यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है तो गुड्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। तो गुड्स विड्रॉ हो रहा है इसलिए हमारी इसकी एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड द अमाउंट इज योर 1000 की 1000 का गुड्स जो है उसने अपने घर के लिए विड्रॉ कर लिया। फिर से मैं बता दूं कि मैं नरेशंस नहीं लिख रही हूं, बट आप सभी को अपनी अपनी कॉपी में नरेशन कंपलसरी हर क्वेश्चन के बाद, हर ट्रांजैक्शंस के बाद में लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज April 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैम्पल के रूप में। सो एंट्री बनेगी गुड्स एज फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आपका जो का सामान रखे हुए हैं उसमें से गुड्स कम हो रहा है, इस वजह से हमें उस परचेज को डेबिट करना क्रेडिट करना पड़ेगा एंड योर अमाउंट विल बी 500। 500 का जो सामान है हम लोग सैम्पल के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नेक्स्ट एंट्री इज योर April 3 एंड व्हाट इट इज़ रिटर्न हियर इज गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी में हमने गुड्स को दे दिया है तो इसकी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट एंड कितना है होगा आपका अमाउंट चैरिटी के लिए
300 रुपीज़, तो यहाँ पर 300 हम एज अ चैरिटी उसको लिख देंगे। अप्रैल 3 के बाद हमारा अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 का। अप्रैल 4 में आपको क्या बोल रहा है कि टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर रुपीज़ 5000। ऑफिस फर्नीचर के लिए हम लोग टिम्बर बनाने का यूज़ कर रहे हैं, गुड्स आपका कम हो रहा है, सो इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर आपका टिम्बर आप यूज़ कर रहे हो और टिम्बर जो है आपका गुड्स है, तो यानी कि गुड्स है तो आपके लिए क्या हो रहा है, गुड्स आपका वहाँ का रिड्यूस हो रहा है। टिम्बर वो प्रोडक्ट है जो आप अपना बिजनेस के लिए यूज़ करते थे, आप लोगों का टिम्बर का ही बिजनेस था और उस सामान को आपने ऑफिस के फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर दिया, यानी खुद का यूज़ किया, यानी कि आप उसको एज अ बिजनेस पर्पज से यूज़ नहीं किए, इस वजह से वहाँ पर जो है ना परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 5000 का उसका अमाउंट था। Now next entry is your April 5 goods destroyed by fire, है ना, तो क्या लिखेंगे इसकी एंट्री, क्या पढ़ी थी हमने, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। कितने का है आपका, 3500 का, 3500 का आप इसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी अप्रैल 6। अप्रैल 6 के ट्रांजैक्शन में आपको क्या कह रहा है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, यानी कि बीच रास्ते में गुड्स आपके खो गए, यानी कि ये आपका लॉस बाई थेफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपके चोरी हो गए हैं, गुम गए हैं, तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। एंड कितने के गुड्स थे आपके, 2000 के गुड्स थे, सो हियर आई रिटर्न द 2000 इन अमाउंट। So students, I hope you all understand the following transaction. Please note down this transaction, then we will move to the next one. So students, आप लोगों ने वो लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप लोग अपना पेज नंबर 8.34 निकालिए, वहाँ पर आपको परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, मतलब ये आपके लिए नई एंट्रीज़ है, ये एंट्रीज़ हमने नहीं पढ़ा था। सो एक बार हम इन एंट्रीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी जो क्वेश्चंस है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो टेक आउट योर पेज नंबर 8, परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर क्या लिखा है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है ना, यानी कि जब हम कभी परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स या फिर आपके सेल करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को, यानी कि यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स के ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि क्या होता है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाती है जो हम बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसे परचेज कर रहे हैं तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, तो उस चीज़ के बारे में अपन को पढ़ना है। लेकिन उसकी एंट्री जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई सामान को खरीदते हैं, ठीक है, तो उसकी एक बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू यानी कि उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। मान लेते हैं हम एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग की कीमत है 50 लाख रुपए, ठीक है, एक बिल्डिंग है छोटा सा, उसकी कीमत है आपकी 50 लाख रुपए, ठीक है। 50 लाख की हमने एक बिल्डिंग खरीदी, हमने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उसकी बुक वैल्यू 50 लाख रुपए थी, लेकिन सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि एक बिल्डिंग थी, उसकी कीमत थी 80 लाख रुपए और हमने उसको परचेज किया है 50 लाख रुपीज़ पे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सही बन रहा है कि एक बिल्डिंग थी, उसकी कीमत थी 80 लाख रुपए, ठीक है, और व्हाट अमाउंट वी हैड परचेजेस इज रुपीज़ 50 लाख। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 लाख की कैपिंग आ रही है, तो 30 लाख का हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है,
सो ऑफकोर्स ये हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है कि कोई सामान का रेट ज़्यादा था और हमने उसको कम रेट पे खरीद लिया, सो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ जस्ट ऑपोजिट होता कि ये हमारा परचेज वैल्यू होता और ये हमारा सेल वैल्यू होता, इट मीन्स ये तो हम खरीदार के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन अब बेचने के हिसाब से सोचो कि आपकी कोई ज़मीन थी जिसकी कीमत थी 60 लाख रुपए और उसको आपने बेचा है 40 लाख रुपए पे, ठीक है। आपकी एक ज़मीन थी, उसकी बुक वैल्यू थी आपकी 60 लाख रुपए, बट आपने उसको सेल किया है 40 लाख रुपए में, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो 20 लाख रुपए आएगा इसको अपन कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है इसको अपन कहेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर यहाँ पर वही प्रॉफिट हो जाता है तो अपन प्रॉफिट मेंशन करेंगे, लॉस हो जाएगा तो वहाँ पर लॉस मेंशन करेंगे। कोई भी एंट्री होगी वहाँ पर या तो आपको सिचुएशन में प्रॉफिट होता है या तो आपको सिचुएशन में लॉस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सिचुएशन को अरेंज किया जाता है या उसकी एंट्रीज को की जाती है। अब कोई भी फिक्स एसेट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स परचेज करने का मतलब है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, तो जो भी हमारे पास आता है वो डेबिट हो जाता है। तो अगर सपोज मैं मशीन खरीदूंगी तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट बनेगी, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट बनेगी, ठीक है। और अगर मैंने उसको कैश में खरीदा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर मैंने उसको चेक पेमेंट किया उसके लिए तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनेगी। या फिर अगर मैंने उसी चीज़ को उधार में लिया, ठीक है, उधार में परचेज किया है, तो मेरी एंट्री बन जाती है टू सप्लायर अकाउंट, ठीक है। सो जब भी मैं कोई फिक्स एसेट खरीदती हूँ तो उसकी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा जो आता है वो हमारे लिए डेबिट हो जाता है। अगर कैश से पेमेंट करूँगी तो टू कैश होगा, बैंक से पेमेंट करूँगी तो टू बैंक हो जाएगा, अगर उधार में करूँगी तो टू सप्लायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने चेक से भी पेमेंट कर दिया, कैश से भी पेमेंट कर दिया, साथ में कुछ पैसे जो है मेरे पास उधार है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने जो मशीन खरीदी है उसकी कीमत 50,000 रुपये थी, तो 50,000 में से मैंने क्या किया है, 10,000 रुपये को कैश पेमेंट कर दिया है, ठीक है। 10,000 रुपये जो है मैंने उसको चेक से पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब क्या बचा, उधार का पैसा बचा। टोटल मेरी मशीन कितने की थी, मैंने क्या कहा, 50,000 रुपये की मेरी मशीन थी, उसको चेक कैश में मैंने 10,000 दे दिया, चेक से मैंने 10,000 दे दिया, तो बचा कितना पैसा मेरा, 30,000 रुपये। यानी 30,000 रुपये मेरा क्या है, वो क्रेडिट में है मेरा। तो इस तरीके से उसकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे और वर्ड हट जाएगा, उस सिचुएशन पे आप और नहीं लिखेंगे और आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट करके इस तरीके से हम उसकी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट द परचेज एंड सेल एंड द एंट्रीज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। नाउ वी विल लुक एट द बुक साइड। Look at your book and what do you see in that? Following entries are passed to record purchase and sale of fixed assets. ठीक है, तो सबसे पहला लिखा है on purchase of fixed assets। जब आप fixed assets परचेज करते हो तो उसकी एंट्री बनेगी fixed assets account debit with purchase cost, जैसे कि यहाँ पे हमने किया 50,000 की मशीन लिख दी, टू कैश और बैंक। अगर हमने कैश से पेमेंट किया होगा तो कैश आ जाएगा, बैंक से किया होगा तो बैंक आ जाएगा, दोनों से किया होगा तो हाफ हाफ अमाउंट की एंट्री हो जाएगी। टू सप्लायर अकाउंट, अगर हमने उसको उधार में खरीदा होगा तो उसकी एंट्री क्या बन जाती है, टू सप्लायर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे तो जस्ट सेल करने पे क्या होगा, मशीन जा रहा है तो मशीन आपकी क्रेडिट हो जाएगी और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। यानी कि कैश, बैंक, सप्लायर सब ऊपर चले जाएंगे, मशीन आपकी नीचे आ जाएगी। लेकिन सेल के वक्त हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि हमारा मशीन का बुक वैल्यू कितना था, हमने उसको बेचा कितने में है, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो वहाँ पर वही एंट्री दी गई है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट
और उसके बाद लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो उसको छोड़ दीजिए, टू फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही एंट्री जो है हमारी ऑपोजिट कर देंगे, हम इन्हीं एंट्री को जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। और अगर हमें बेचते वक्त अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट को कहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिट की तरफ एंट्री कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल लिख देंगे। और अगर हमें वहाँ पर लॉस होगा तो लॉस को हम डेबिट कर देंगे और उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस में हो जाएगी। अगर 20 लाख का मेरे को लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो उसके हिसाब से हम उसकी एंट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द एंट्रीज ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब हम बैक क्वेश्चन में आते हैं। बैक क्वेश्चन है आपका 9, है ना, ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द फिक्स्ड एसेट्स। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन tell me that you are solving this question. Then if you are having any problem then you can ask me. अगर आपसे solve नहीं होता है then I will solve it again. So please comment it on the video and then tell me, then I will know that what you are understanding and what you are not. Thank you so much for today, and in the next class what we will do is we can read the पेज नंबर 8.36 एडजस्टमेंट एंट्रीज। आप सब उसको एक बार रीड करेंगे, उसके बाद जब मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आएगा। Thank you so much for today's session. Please note down the following things in the board and write down the machinery of fixed assets, purchase and sale of fixed assets entry in your copy also. Thank you so much students.